इमामा के आगे बढ़ते इसके बड़े भाई ने इस कुर्सी को छोड़ दिया जिस पर वो बैठे हुए थे। इसके जख्म को देखो, मैंने चादर से खून रोकने की कोशिश की मगर मैं कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने इसकी कलाई इमामा को थमाते हुए कहा। इमामा ने कुर्सी पर बैठते इसकी कलाई के गिर्द लिपटा हुआ को न हटाया। जख्म बहुत गहरा और लंबा था, एक नज़र डालते ही इसे अंदाजा हो गया था। सालार ने फिर एक झटके के साथ अपना हाथ खींचने की कोशिश की मगर इमामा मजबूती से कलाई के कुछ नीचे से इसका बाजू पकड़े रही। वसीम, बस बैंडेज निकाल दो, ये जख्म बहुत गहरा है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। बैंडेज करने से खून रुक जाएगा, फिर तुम लोग इसे हॉस्पिटल ले जाओ। इसने एक नज़र नीचे कारपेट पर जज्ब होते खून पर डाली। वसीम तेजी से फर्स्ट एड बॉक्स में से बैंडेज निकालने लगा। सालार ने बेड पर लेटे लेटे अपने सर को झटका दिया, आंखें खोलने की कोशिश की। इसकी आंखों के सामने अब धुंधलाहट सी थी मगर इसके बावजूद इसने अपने बेड से कुछ फासले पर बैठी हुई इस लड़की और इसके हाथ में मौजूद अपने बाजू को देखा। कुछ मुश्ताल होकर इसने एक और झटके के साथ अपना हाथ इस लड़की के हाथ से आज़ाद कराने की कोशिश की। हाथ आज़ाद नहीं हुआ मगर दर्द की एक तेज़ लहर ने बेख्तियार इसे कराहने पर मजबूर किया था। इसे चंद लम्हों के लिए यही महसूस हुआ था जैसे इसकी जान निकल गई, मगर अगले ही लम्हे वो एक बार फिर हाथ छड़ाने की कोशिश कर रहा था। तुम लोग दफ़ा हो जाओ, कहाँ से आ गए हो? इसने कुछ मुश्तल होकर लड़खड़ाते लहजे में कहा। ये मेरा कमरा है, तुम लोगों को अंदर आने की जुरात कैसे हुई? तुम वसीम, दफ़ा हो जाओ, गेट लॉस्ट, जस्ट गेट लॉस्ट, ब्लडी बॉस्टर्ड। इसने बुलंद आवाज़ में मगर लड़खड़ाती जबान से कहा। इमामा ने इसके मुंह से निकलने वाली गाली को सुना। एक लम्हे के लिए इसके चेहरे का रंग बदला मगर वो फिर इसका हाथ मजबूती से पकड़े बैठी रही। इसने वसीम से कॉटन लेके कराहते हुए सालार की कलाई के जख्म पर रख दी जो हाथ को खींचने और हिलाने से बाज नहीं आ रहा था, और वसीम के हाथ से लेकर लपेटना शुरू कर दिया। सालार ने धुंधलाई आंखों के साथ अपनी कलाई के गिर्द किसी चीज़ की नरमी को महसूस किया। कुछ बेबसी और झंझलाहट के आलम में सालार ने अपने बाएं हाथ के जोर से अपने दाएं हाथ को छुड़ाने की कोशिश की थी। धुंधलाई आंखों के साथ इसका आगे बढ़ने वाला बायां हाथ लड़की के सर से टकराया था। इसके सर से न सिर्फ दुपट्टा उतरा था बल्कि इसके बाल भी खुल गए थे। इमामा ने हड़बड़ा कर इसे देखा जो एक बार फिर अपना बायां हाथ आगे ला रहा था। इमामा ने अपने बाएं हाथ से इसकी कलाई को पकड़े रखा जबकि दाएं हाथ में पकड़ी बैंडेज छोड़कर अपनी पूरी कुव्वत से अपना दायां हाथ इसके दाएं गाल पर से मारा। थप्पड़ इतना जनाटेदार था कि एक लम्हे के लिए सालार की आंखों के सामने छाई हुई धुंध छुट गई। खुली मुंह आंखों के साथ दम बखुद इसने इस लड़की को देखा था जो सुर्ख चेहरे के साथ बुलंद आवाज में इससे कह रही थी, अगर तुम हिले तो मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी काट दूंगी। सुना तुमने? साला ने इस लड़की के अक़ब में वसीम कुछ कहते सुना मगर वो कुछ समझ नहीं पाया। इसका जहन मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूब रहा था मगर इसने फिर एक आवाज़ सुनी, निस्वानी आवाज़, इसका ब्लड प्रेशर चेक करो। सालार को बेख्तियार चंद लम्हे पहले इसे गाल पर पड़ने वाला थप्पड़ याद आया। वो चाहने के बावजूद आंखें नहीं खोल सका। वही निस्वानी आवाज़ एक बार फिर गूंजी थी मगर इस बार वो इस आवाज़ को भी मफहूम नहीं पहना सका। इसका जहन मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूब गया था। अगली बार जब इसे होश आया तो एक प्राइवेट क्लिनिक में मौजूद था। आंखें खोलकर इसने एक बार फिर अपने इर्द गिर्द देखने की कोशिश की। कमरे में इस वक्त एक नर्स मौजूद थी जो इसके पास खड़ी ड्रिप को सही करने में मसरूफ़ थी। साला ने इसे मुस्कुराते देखा था। वो इससे कुछ कहना चाह रहा था मगर इसका जहन एक बार फिर तारीकी में डूब गया। दूसरी बार इसे कब होश आया इसे अंदाज़ा नहीं हुआ मगर दूसरी बार आंखें खोलने पर इसने इस कमरे में कुछ शनासा चेहरे देखे थे। इसे आंखें खोलते देखकर मम्मी इसकी तरफ बढ़ आई थी। कैसा महसूस कर रहे हो तुम? उन्होंने इस पर झुकते हुए बेताबी से कहा। जस्ट फाइन, सालार ने दूर खड़े सिकंदर उस्मान को देखते हुए धीमे लहजे में कहा। इससे पहले कि इसकी मम्मी कुछ और कहती कमरे में मौजूद एक डॉक्टर आगे आ गया था। वो इसकी नब्ज चेक करने लगा था। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने के बाद एक बार फिर इसे ड्रिप लगाई। साला ने कुछ बेजारी के साथ एक कार्रवाइयाँ देखी। ड्रिप लगाने के बाद वो सिकंदर उस्मान और इसकी बीवी से बातें करने लगा। साला इस गुफ्तगू के दौरान छत को घूरता रहा। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से निकल गया। कमरे में अब बिल्कुल खामोशी थी। सिकंदर उस्मान और इसकी बेगम अपना सर पकड़े बैठे थे। इनकी तमाम कोशिशों और एहतियात के बावजूद इस सालार सिकंदर की खुदकशी की चौथी कोशिश थी और इस बार वाकई मरते मरते बचा था। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर चंद मिनटों की ताख़ीर हो जाती तो इसे
से नहीं बचा सकते थे। सिकंदर और उनकी बीवी को मुलाजिम ने रात के 2 बजे सालार की खुदकशी की कोशिश के बारे में बताया था। वो दोनों मियाँ बीवी पूरी रात सो नहीं सके थे। सिकंदर उस्मान ने सुबह फ्लाइट मिलने तक तकरीबन 150 सिगरेट फूंक डाले थे, मगर इसके बावजूद इनकी बेचैनी और इसराब में कमी नहीं हो पा रही थी। मेरी समझ में नहीं आता ये आखिर इस तरह की हरकतें क्यों करता है। आखिर इस पर हमारी नसीहतों और हमारे समझाने का असर क्यों नहीं हुआ। सिकंदर उस्मान ने दौरान सफ़र कहा, मेरा तो दिमाग फटने लगता है जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। क्या नहीं किया मैंने इसके लिए। हर सहूलत, बेहतरीन तालीम, हत्ता के बड़े से बड़े साइकेट्रिस्ट को दिखा चुका हूँ, मगर नतीजा वही डाक की 3 बात। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मुझसे क्या गलती हो गई है जो मुझे सज़ा मिल रही है। जानने वालों के दरमियान मजाक बन गया हूँ मैं इसकी वजह से। सिकंदर उस्मान बहुत परेशान थी। हर वक्त मेरा दम हलक में अटका रहता है कि पता नहीं वो किस वक्त क्या कर गुजरे। इतनी एहतियात बरतने का नतीजा ये निकला है कि एक बार हम गाफिल हुए और फिर वही हरकत कर गुजरा है। तैयबा ने अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को टिश्यू के साथ साफ किया। वो दोनों इसी तरह की बातें करते हुए कराची से इस्लामाबाद आए थे, मगर सालार के सामने आकर दोनों को चुप लग गई थी। इन दोनों ही की समझ में नहीं आ रहा था कि इस हालत में इससे क्या कहें। सालार के इनकी दिली और जहनी कैफियत का अच्छी तरह अंदाजा था और इनकी खामोशी को वो गनीमत जान रहा था। उन्होंने इस दिन इससे कुछ नहीं कहा था। अगले दिन भी वो दोनों खामोश ही रहे थे, मगर तीसरे दिन इन दोनों ने अपनी खामोशी तोड़ दी थी। मुझे सिर्फ ये बताओ कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। सिकंदर ने इस रात बड़ी तहम्मुल मिजाजी से इसके साथ गुफ्तगू का आगाज़ किया था। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है। तुमने वादा किया था कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। मैंने इसी वादे पर तुम्हें स्पोर्ट्स कार भी लेकर दी थी। हर बात मान रहे हैं हम लोग तुम्हारी, फिर भी तुम्हें कतन एहसास नहीं है हम लोगों का, न खानदान की इज्जत का। सालार इसी तरह चुप बैठा रहा। किसी और का नहीं तो तुम हम दोनों का ही ख्याल करो। तुम्हारी वजह से हमारी रातों की नींदें उड़ गई हैं। तैयबा ने कहा, तुम्हें कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है तो हमसे डिस्कस करो, हमसे कहो, मगर इस तरह मरने की कोशिश करना। तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम इन कोशिशों में कामयाब हो जाते तो हमारा क्या होता। सालार खामोशी से इनकी बातें सुनता रहा। इनकी बातें में कुछ भी नया नहीं था। खुदकशी की हर कोशिश के बाद वो इनसे इसी तरह की बातें सुनता था। कुछ बोलो, चुप हो, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें। तैयबा ने झंझला कर कहा। उन्हें देखने लगा। माँ बाप को इस तरह जलील करके बड़ी खुशी मिलती है तुम्हें। इस कदर शानदार मुस्तकबिल है तुम्हारा, तुम अपने अहमकाना हरकतों से अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। लोग तरसते इस तरह के एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए। सिकंदर उस्मान ने इसके एकेडमिक रिकॉर्ड याद दिलाने की कोशिश की। सालार ने बेख्तियार एक जमाई ली। वो जानता था अब इसके बचपन से लेकर इसके अब तक की कामयाबियों को दोहराना शुरू करेंगे। ऐसा ही हुआ था। अगले 15 मिनट इस मौजू पर बोलने के बाद उन्होंने तक कर पूछा, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। बोलो। मैं क्या बोलूँ, सब कुछ तो आप दोनों ने कह दिया। सालार ने कुछ उकताए हुए अंदाज में कहा, मेरी ज़िंदगी मेरा पर्सनल मामला है, फिर भी मैंने आपको बताया है कि दरअसल मैं मरने की कोशिश नहीं कर रहा था। सिकंदर ने इसकी बात काटी। तुम जो भी कर रहे थे वो मत करो, हम पर कुछ रहम खाओ। सालार ने नाराज़ी से बाप को देखा। तुम आखिर क्यों नहीं कहते थे कि तुम आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। फजूल में बहस क्यों करते जा रहे हैं। इस पर तैयबा ने इससे कहा, अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा ऐसी कोई भी हरकत। सालार ने बेजारी से जैसे इन दोनों से जान छुड़ाने के लिए कहा। सिकंदर ने गहरी सांस ली। वो इसके वादे पर मुतमईन नहीं हुए थे, न वो न इनकी बीवी, मगर ऐसे वादे लेने के अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं था। वो बचपन से अपने इस बेटे पर फ़ख्र करते आ रहे थे, मगर पिछले कुछ सालों से इनका वो फ़ख्र ख़त्म हो गया था। जितना परेशान उन्हें सालार ने किया था, इतना इनके बाकी बच्चों ने मिल के भी नहीं किया था।